हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनव क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय उपस्थित हूं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके, ऐसा क्लास। आज की जो क्लास रहेगी इसका जो प्रश्न एग्जाम में आएगा वो 100% एग्जाम में आता ही आता है। चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे वो अभी जो सीटी का एग्जाम हो उसमें देख लीजिए, या आप अदर कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, सभी में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आता है। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। एक साइड में हम भौतिक परिवर्तन लिखेंगे और एक साइड में हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और एक साइड में क्या लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो देखो क्या होते हैं कि हर इंसान के जीवन में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्थायी हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। कहने का मतलब परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, कुछ स्थायी होते हैं और कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी और अस्थायी। जैसे हम कहेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है और जो रासायनिक परिवर्तन है ये स्थायी होता है। कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन में हमें मूल पदार्थ की प्राप्ति दोबारा हो सकती है, लेकिन यदि कहीं रासायनिक परिवर्तन हो गया तो उसमें हमें मूल पदार्थ की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। कहने का मतलब ये वाला परिवर्तन स्थायी होता है और ये वाला परिवर्तन अस्थायी होता है। यदि रासायनिक परिवर्तन हो गया तो हम चाहकर भी उस पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, कई परिवर्तन हमारे जीवन में इससे जुड़े हुए हैं और कई परिवर्तन हमारे जीवन में भौतिक परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको समझना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, हर एग्जाम में लगभग एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ ही लेता है। और ये ऐसे मान लीजिए आपने एक बार यदि आप ढंग से पढ़ लिया तो ये आपके लिए फ्री का ही नंबर है, ये आपके लिए बोनस की तरह होता है जो कर्मचारियों को दीपावली पर दिया जाता है, उसकी तरह है ये फोकट का नंबर। आगे बात करते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होता है कि ऐसा परिवर्तन जिससे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं, उसके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यदि पदार्थ की भौतिक अवस्था बदले, इसमें पदार्थ की क्या बदलती है, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे दाब, ताप, द्रव्यमान, इनके द्वारा यदि पदार्थ की अवस्था बदली जाती है तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके अंदर पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में क्या आता है, परिवर्तन आता है। पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है। उसके बाद बात करें, जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अग्र और पश्य दोनों दिशाओं में चलता है। ये अग्र व पश्य दोनों दिशाओं में चलता है, अग्र व पश्य दोनों दिशाओं में चलता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है, कहने का मतलब यदि ए से बी बना तो बी से वापस क्या प्राप्त हो सकता है, ए प्राप्त हो सकता है। और इसे हम कहना चाहें तो जो भौतिक परिवर्तन होता है ये उत्कर्मणीय होता है। कैसा होता है, उत्कर्मणीय होता है। यदि पानी से बर्फ बनी तो बर्फ से वापस क्या बन सकता है, पानी बन सकता है। तो ऐसा परिवर्तन होता है उत्कर्मणीय, कि वे परिवर्तन जो अग्र व पश्य दोनों दिशाओं में चलते हैं उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
और बात करें रासायनिक परिवर्तन की, कि जो ये रासायनिक परिवर्तन है ये केवल एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चलता है। कहने का मतलब ये वाले जो परिवर्तन है ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। यदि एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया तो वहां से यदि हम मूल पदार्थ प्राप्त करना चाहें तो हम किसी भी हालत में मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो परिवर्तन होता है ये अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, बात करें कि जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है। दोबारा से आप समझ लीजिए, मूल पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ये परिवर्तन अग्र और पश्चात दोनों दिशाओं में चलते हैं। इनके अंदर हम वापस मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इनके अंदर रासायनिक संगठन में परिवर्तन होने से हमें मूल पदार्थ नहीं मिलता है, ये स्थायी होता है। और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है और इसमें उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। ये अग्र व पश्चात दोनों दिशाओं में चलता है, कहने का मतलब उत्क्रमणीय होता है। और ये एक ही दिशा में चलता है, कहने का मतलब अनुत्क्रमणीय होता है। उसके बाद जो अगला अंतर है कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो ये तो दोस्तों हमने बात की सीधे सीधे जो बिंदु है उनकी। अब इसमें हमेशा एग्जाम्पल देके ही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से उदाहरण भौतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे पहला इसका एग्जाम्पल आप देखें वो है जल का अवस्था परिवर्तन। जल का अवस्था परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जैसे जल से क्या बनेगी? बर्फ बनेगी, और बर्फ को जब गर्म करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? जल। तो जल जब विभिन्न, जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह भी आपको बात याद रखनी है कि जल ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं सोने चांदी के आभूषण बनाना। सोने चांदी के आभूषण बनाना कैसा परिवर्तन है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगले एग्जाम्पल की बात करें हम भौतिक परिवर्तन में तो हम कह सकते हैं कांच के टुकड़े करना। कांच के टुकड़े करना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कागज के टुकड़े करना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? कागज के टुकड़े करना, कांच के टुकड़े करना, लोहे के टुकड़े करना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा मोम का पिघलना, मोम का पिघलना या मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा आगे बात की जाए, जो भौतिक परिवर्तन है इसमें आता है किसी भी धातु का पिघलना। ठीक है, कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। धातु का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि लोहे का गर्म होना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लोहे का गर्म होना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद और आगे चले, अगले उदाहरण की ओर हम चलें तो हम देख सकते हैं
कि बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जब बल्ब में धारा प्रवाहित होगी तो वो जलेगा, और जब धारा बहना बंद कर देंगे तो वापस वो पहले वाली अवस्था में ही आ जाएगा। तो बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के टुकड़े करना कैसा परिवर्तन है? लकड़ी के टुकड़े करना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के टुकड़े करना भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा जो कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे संघनन है, वाष्पन है, क्वथनन है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। अवस्था परिवर्तन करते हैं ना, क्वथन से, गलन से, ऊर्ध्वपातन से, वाष्पीकरण से, ये सारे कौन सा परिवर्तन दर्शाते हैं? भौतिक परिवर्तन दर्शाते हैं। इसके अलावा मिश्रण को पृथक करने की विधियां, मिश्रण पृथक्करण की विधियां जैसे होती है ना, जैसे आसवन है, प्रभाजी आसवन है, निष्पंदन है, ये जो मिश्रण को अलग करने की जो विधियां होती हैं, ये सभी क्या दर्शाती हैं? तो हम बताएंगे मिश्रणों को पृथक करने की विधियां भौतिक परिवर्तन दर्शाती हैं। और जो पदार्थ की जो अवस्था बदलते हैं, उबाल कर, गर्म करके, ठीक है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, तो ये सभी कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो एक बार दोबारा से समझते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना या मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में बनना भौतिक परिवर्तन है। लोहे के टुकड़े करना, लोहे को गर्म करना, ठीक है, धातुओं का पिघलना, सब कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके अलावा क्वथनन, वाष्पन, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और मिश्रण को अलग करने की जो अनेक प्रकार की विधियां होती हैं, जैसे छानना, उबालना, या फिर हम बोल सकते हैं आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रोमेटोग्राफी जो होता है, क्रिस्टलीकरण जो होता है, ये सारी विधियां किसको दर्शाती है? भौतिक परिवर्तन को दर्शाती है। कागज के टुकड़े करना, कांच के टुकड़े करना, प्लास्टिक का टूटना, ये सारे कैसे परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इनको याद करना है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन का पहला एग्जाम्पल है आटे से रोटियां बनाना। आटे से रोटियां बनाना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। उसके अलावा पेड़ों की जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, सब्जियों व फलों का पकना कैसा परिवर्तन है? भौतिक सब्जियों का और फलों का पकना, यदि कोई फल और सब्जी पक गया तो वो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। दहन की जो क्रिया होती है, दहन का मतलब होता है जलना, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि का जो दहन होता है, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जो जब जलते हैं तो इनका जो दहन होता है, ये कैसा परिवर्तन है? ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जहां पे जल जाता है, जहां पे जलते हैं, वो जलना कैसा परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। से पेट्रोल का जलना, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थों का जलना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ये सब कैसे परिवर्तन है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है। उसके बाद आगे बात की जाए, अगले एग्जाम्पल की आपको मैं बताऊं। इसका अगला उदाहरण हम लिखते हैं कि किण्वन की जो क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया में जो इडली डोसा का निर्माण होता है, ब्रेड का निर्माण होता है, बर्गर का निर्माण होता है, ये सब कौन से परिवर्तन को दर्शाते हैं? ये सब रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। और किण्वन की क्रिया में प्रश्न आ जाए, कौन सी गैस होती है? CO2। CO2 गैस, वहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है किण्वन की क्रिया में। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की ओर हम चले। अगला एग्जाम्पल है दूध का फटना या दूध का खट्टा होना। दूध का फटना, फिर हम बोल सकते हैं दूध का
दही में बदलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे जो सब्जियों के काटने के बाद, सब्जियों को काटने के बाद, सब्जियों को काटने के बाद भूरा होना या रंग बदलना कौन सा परिवर्तन है? हम बताएंगे। जैसे आलू है, लौकी है, इनको जब हम काटते हैं तो इनका रंग बदल जाता है। जैसे सेव है, ब्राउन हो जाता है, कई बार ब्लैक भी होता है। तो ये कैसे परिवर्तन को दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। हम चाहकर भी उसे मूल अवस्था में नहीं ले जा सकते। तो आपको, मुझे उम्मीद है ये वाला समझ में आ रहा होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो श्वसन की क्रिया है, कौन सी क्रिया है? श्वसन की क्रिया। और एक हमारे अंदर पेड़ पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया। ये भी कैसे है? ये भी रासायनिक परिवर्तन ही है। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना कैसा परिवर्तन है? तो हम बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। आपको पता है श्वसन की क्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और क्या बनती है? ऊर्जा। किसके रूप में? ATP के रूप में। तो श्वसन की क्रिया भी कैसा परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे पत्ती में पाए जाने वाले हरित लवक में अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडल की CO2 और जल के द्वारा ग्लूकोज में इसको बदल लेते हैं और हमारे लिए क्या मुक्त कर देते हैं? ऑक्सीजन गैस हमारे लिए क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अभिक्रिया को यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ 6 लगाएंगे और यहाँ 6 लगाएंगे, जिससे हमारी अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम में आती है? CO2। प्रकाश संश्लेषण से मुक्त कौन सी गैस होती है? O2। प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकाश में सर्वाधिक होता है? लाल। कौन से में होता है? लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। और प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जिसका उपयोग सभी जीव श्वसन के लिए करते हैं, जिसे प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वसन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, रक्त का थक्का बनने की क्रिया, ये सभी क्रियाएं कौन से परिवर्तन है? ये सभी क्रियाएं एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि फलों का पकना, सब्जियों का पकना, रक्त का थक्का बनना, जो भी, मतलब आप एक ही बात याद रखो, यदि नया पदार्थ बना है और उससे आप मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। और यदि मूल पदार्थ मिल जाए तो वो भौतिक परिवर्तन है। बहुत सारे उदाहरण है दुनिया में। इसके अलावा एक सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने है कि धातुओं का रंग बदलना, जैसे चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना कैसा परिवर्तन है? चांदी का काला पड़ना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। देखो एक प्रश्न बताता हूं आज आपको मैं, चांदी की चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? चांदी की चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? तो आप मुझे इसका जवाब बताओ कि चांदी की चम्मच से अंडा खाना क्यों वर्जित है, या चांदी की चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? तो आपको पता है दोस्तों, अंडे में प्रोटीन पाई जाती है। और यह भी आपको पता है कि अंडे में 2 प्रोटीन होती है, एक होती है एल्ब्यूमिन और एक होती है लाइपोविटेलिन। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है अंडे के अंदर, प्रोटीन की उपस्थिति से, तो आपको यह भी पता है कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा सल्फर और फास्फोरस भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैसे ही चम्मच के संपर्क में अंडा आएगा तो उसमें उपस्थित सल्फर से चांदी की रिएक्शन होने से
चम्मच क्या पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी। इसीलिए चांदी का दुश्मन सल्फर को कहा जाता है। इससे सल्फर क्रिया करके उसको कैसी कर देगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। चांदी की चम्मच कैसी हो जाएगी, काली। इसीलिए चांदी की चम्मच से अंडा खाना क्या है, वर्जित है, सही नहीं माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसी का एक एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो हम बताएंगे लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। और ठीक है, लोहे पे जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोहे के जंग लगने के बारे में। लोहे पर जंग लगना, देखो यहां से 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो हम बताएंगे ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा हमें पूछे कि लोहे पे जंग लगना क्या कहलाता है, तो उसे हम संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोहे पे जंग लगना संक्षारण कहलाता है। फिर पूछे कि जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो जंग लगने के लिए एक तो आवश्यक होती है ऑक्सीजन और एक आवश्यक होता है जल। इन दोनों से लोहे क्या करता है, क्रिया करता है और लोहे पे जंग लगी जाती है। जंग लगा हुआ लोहा फेरस ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, जंग लगा हुआ लोहा फेरस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। जंग लगने से लोहे के भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। लोहे के भार में क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन उसकी गुणता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। गुणता में क्या आ जाएगी रे, कमी आ जाएगी। कि लोहे पे जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसको हम संक्षारण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण भी बोलते हैं। और जंग लगने के लिए आवश्यक क्या होता है, ऑक्सीजन और जल जंग लगने के लिए आवश्यक होते हैं। जंग लगा हुआ लोहा क्या कहलाता है, फेरस ऑक्साइड कहलाता है। और जंग लगने से भार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। लोहे की गुणता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है। इसीलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे रंग किया जाता है या उसके ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है। और आपने अमूमन देखा होगा कि बरसात के दिनों में लोहे पे बहुत जल्दी जंग लग जाती है, क्योंकि हवा में नमी बढ़ जाती है, वहां से तो उसको पानी मिल जाएगा और ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई ही जाती है। इस कारण से लोहे पे जंग क्या लगती है, जल्दी लगी जाती है। उसके बाद करें, आगे बात करें कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। जिंक बोल दो, जस्ता बोल दो, या क्या बोल दो, Zn जो इसका प्रतीक होता है वो बोल दो, बात एक ही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। और एक बहुत अच्छा प्रश्न आपको बताता हूं, जिंक को बलिदानी धातु भी कहा जाता है। जिंक को क्या कहा जाता है, बलिदानी धातु भी जिंक को कहा जाता है। तो हमने बात की कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं और जिंक को बलिदानी धातु भी कहा जाता है। तो हमने बात की लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, इस क्रिया को संक्षारण बोलते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल का होना क्या है, आवश्यक है। जंग लगा हुआ लोहा फेरस ऑक्साइड कहलाता है, भार में वृद्धि होती है, लोहे की गुणता में कमी आ जाती है। उसके पहले हमने चर्चा की भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, कि वे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और वे परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं उन्हें भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब अग्र और पश्चिम दोनों दिशाओं में चलता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, केवल एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी भौतिक परिवर्तन में उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में
पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि यदि जो नया पदार्थ बना है उसे मूल पदार्थ मिल जाए तो वो तो भौतिक परिवर्तन है, और यदि मूल पदार्थ नहीं मिले तो वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन में यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर ले, और एग्जाम में प्रश्न आए तो बड़ा ही सोच समझ के उसका उत्तर दें। यहां से ज्यादातर ऐसा प्रश्न पूछता है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।